नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज देश में दिन भर जबरदस्त राजनीतिक हलचल रही। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोटिंग हुई, लेकिन उसमें क्रॉस वोटिंग हुई। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का नॉमिनेशन फाइल हुआ। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शोर शराबे और हंगामे के साथ शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में लोकल बॉडी इलेक्शन के नतीजे आए और विधायकों के बाद अब शिवसेना के सांसद भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ गए। ये सारी खबरें अलग अलग हैं, अलग अलग राज्यों से आई, लेकिन सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की। यह तो वोटिंग से पहले ही तय था कि द्रौपदी मुर्मू आराम से चुनाव जीत जाएंगी, वो भारत की अगली राष्ट्रपति बन जाएंगी। आज राष्ट्रपति के इलेक्शन की वोटिंग के बाद यह कंफर्म हो गया कि द्रौपदी मुर्मू की जीत भारी बहुमत से होगी और इसका सिर्फ ऐलान होना बाकी है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर बड़ी खबर यह आई कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जबरदस्त क्रॉस वोटिंग हुई। कांग्रेस के विधायकों ने अंतरात्मा की आवाज पर द्रौपदी मुर्मू को वोट डाला। इसके कारण आज की वोटिंग के बाद कांग्रेस को कई राज्यों में पार्टी टूटने का खतरा दिखाई देने लगा। यूपी में सियासी समीकरण बदलते हुए दिखाई दिए। राष्ट्रपति के चुनाव का देश की सियासत पर क्या असर होगा, राज्यों की राजनीति पर क्या असर होगा, आज ये समझने की कोशिश करेंगे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कुल 765 एमपीज ने वोट डाला, तो कुल 4025 विधायकों में से 99% ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। राष्ट्रपति के चुनाव में 12 राज्यों में 100% विधायकों ने वोटिंग की, लेकिन वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। पर करीब करीब तय है कि 25 जुलाई को एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू भारी बहुमत से जीतेंगी, देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। बड़ी बात है कि विरोधी दलों की एकता की तमाम कोशिशें बेकार हो गई। गठबंधन टूटे और पार्टियां टूटी। विपक्षी दल संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने और देश बचाने के नाम पर यशवंत सिन्हा के लिए वोट मांग रहे थे, लेकिन वो अपनी पार्टियों में टूट को भी नहीं बचा पाए। तेलंगाना, गुजरात, ओडिशा, असम, मेघालय और यूपी में विपक्षी दलों के कई विधायकों ने एनडीए के उम्मीदवार को वोट दिया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीर यूपी में दिखाई दी। राष्ट्रपति के चुनाव के मौके पर अखिलेश यादव का परिवार भी बिखर गया। गठबंधन में दरारें आ गई। समाजवादी पार्टी की सहयोगी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के सभी 5 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने भी एनडीए के कैंडिडेट को वोट दिया। शिवपाल ने कहा वो उन यशवंत सिन्हा को वोट कैसे दे सकते हैं जिन्होंने मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट कहा था। अगर मुलायम सिंह से पूछा जाता तो वो कभी यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी का सपोर्ट नहीं करते। शिवपाल यादव ने कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव में किसको सपोर्ट करना है, इस पर अखिलेश यादव ने किसी से बात तक नहीं की, किसी से नहीं पूछा, तो फिर उनके कहने पर वोट कैसे दे सकते हैं। मैं तो मोदी जी को बधाई देते हैं, इसलिए बधाई देते हैं उन्होंने एक आदिवासी महिला को इस पद पर उम्मीदवार बनाया है। और एक है जो नेताजी को आईएसआई का एजेंट बताने वाले को प्रत्याशी बनाया गया है दूसरी तरफ। लेकिन आप तो समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव जीत के आए, आप विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, और आप प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दे रहे हैं। और ये जो आईएसआई एजेंट का, तो जब उनको उम्मीदवार बनाया गया था तो आपकी कोई राय नहीं ली गई थी? नेताजी से भी सुझाव नहीं लिया गया, हमसे भी सुझाव नहीं लिया गया। नेताजी तो देखिए समाजवादियों के संरक्षक हैं, अभिभावक हैं, आज भी हैं, लोकसभा के सदस्य भी हैं। और उत्तर प्रदेश में बताओ आजम भाई से के अलावा सबसे सीनियर कौन है, और हमें पूछा भी नहीं जाता है, सुझाव भी नहीं लिए जाते, मीटिंग में नहीं बुलाया जाता, विधानमंडल दल की मीटिंग में नहीं है। और ऐसे लोग, आज ऐसे लोग हम लोगों पर आरोप लगाते हों
जिनको हम लोगों ने स्थापित किया है, समाजवादी पार्टी को कहाँ तक पहुँचाया है, वही तो लोग इस तरीके की बातें करते हैं। और उसी की वजह से तो समाजवादी पार्टी कहाँ है आज, उसी की वजह से। आप कह रहे हैं कि आपसे सुझाव नहीं लिया, नेताजी से भी, मुलायम सिंह जी से भी नहीं पूछा, फिर किससे राय मशविरा किया अखिलेश यादव ने? उनकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वही सुझाव देती है, मुझे तो यही लगता है। चाचा ने काफी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया तो अखिलेश यादव ने भी चाचा शिवपाल को तुरंत जवाब दिया। अखिलेश यादव भी वोट डालकर निकले ही थे। उन्होंने कहा कि चाचा को बीजेपी की बातें भी याद रखनी चाहिए। बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव के बारे में क्या क्या कहा, क्या शिवपाल ये सब भूल गए? समाजवादी पार्टी और नेताजी के बारे में भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर भाषा क्या रही है वो छिपा नहीं है। और नेताजी ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जहां लोकतंत्र को बचाने का काम किया। उस समय बताओ भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी? अभी अभी चुनाव गुजरा है, चाचा को याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी। और भारतीय जनता पार्टी की भाषा हमेशा खराब रही है समाजवादियों के प्रति। लेकिन बात सिर्फ चाचा शिवपाल की नहीं है। विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का झंडा उठाने वाले ओम प्रकाश राजभर ने भी आज इसी तरह के इल्जाम अखिलेश पर लगाए। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस है। आज राजभर की पार्टी के सभी 5 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया और इसके बाद राजभर ने कहा कि विपक्षी दल तो हारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका गठबंधन अखिलेश के साथ ही है, लेकिन वोट उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार को दिया। चुनाव तो एक तरफा हो गया है। देखिए, दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है, ये पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है और नेता भी इसी बात को कहते हैं। तो यूपी को ही आप खाली गिनती कर लीजिए, तो यूपी की गिनती में कहाँ विपक्ष खड़ा है? विपक्ष तो उसी दिन तय हो गया जिस दिन राजभर ने अपना पत्ता खोला, उसी दिन तमाम लोग समर्थन में खड़े हो गए। हम सत्ता पक्ष के साथ राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हैं। लेकिन भाषा से तो ये आगे तक का नहीं, देखिए, हम आज भी गठबंधन समाजवादी पार्टी से है। उधर से वोट मांगा नहीं गया, बुलाया नहीं गया, तो जिधर से वोट मांगा गया, बुलाया गया, उधर ओम प्रकाश राजभर दिए। तो नेता, मैं बार बार कहता हूं कि देश के नेता दुमहिया सांप की तरह हैं। हम भी उसी में, ऐसा नहीं कि हम अलग हैं, दुमहिया सांप होते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। गठबंधन हमारा अखिलेश जी के साथ है। अखिलेश जी कह दें कि भैया अब हमारा आपका नहीं बनेगा, तो फिर उसके बाद मायावती जी से बात करूंगा। मायावती जी से हाँ, उसके बाद तो फिर मायावती जी से बात करूंगा। राजभर को भी अखिलेश ने जवाब तो दिया। अखिलेश ने माना कि यशवंत सिन्हा जीत नहीं रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि यशवंत सिन्हा मैदान में डटे रहे, यही बड़ी बात है। जहां तक ओम प्रकाश राजभर की बात है तो जाने वालों को कौन रोक पाया है? अखिलेश ने कहा कि बीजेपी जोड़ तोड़ का खेल कर रही है। सबसे खुशी की बात है, यशवंत सिन्हा जी ने कहा कि चाहे मुझे चौथे नंबर पे चिन्हित किया जाता और चाहे 10वीं बार मुझे चिन्हित किया जाता, वो चुनाव लड़ते। तो कम से कम ये खुशी की बात है कि वो मैदान में और लड़ रहे हैं। शिवपाल जी तो अलग जा ही रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर भी चले गए, देखिए, कुछ और भी लोग जा रहे हैं क्या? जाने वालों का कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ओम प्रकाश जी का दावा है बहुत देर सारे। जाने वालों को कोई रोक नहीं सकता। देखिए, जिस तरीके से शिवपाल यादव ने चिट्ठी लिखी, ये चिट्ठी पॉलिटिक्स दिल्ली से चली और डिप्टी सीएम लोगों ने ट्वीट किया, उसके बाद चाचा से पत्र लिखवाया गया है। समाजवादी पार्टी सेकुलर पॉलिटिक्स कर रही है, समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट पॉलिटिक्स कर रही है, और जो सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, सोशलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी है। ये सही है कि शिवपाल यादव के जाने से या ओम प्रकाश राजभर का साथ छोड़ देने से फिलहाल न तो समाजवादी पार्टी को कोई बड़ा नुकसान होगा और न बीजेपी को कोई बड़ा फायदा होगा, लेकिन इसका असर उत्तर प्रदेश में भविष्य की राजनीति पर दिखाई देगा। असल में समाजवादी पार्टी के जो पुराने नेता हैं,
जो मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे हैं, वो अखिलेश से नाराज हैं। अखिलेश उन्हें तवज्जो नहीं देते, वो एक नई पार्टी बना चुके हैं। इसीलिए शिवपाल और आजम खां जैसे समाजवादी पार्टी के जो पुराने स्तंभ हैं, वो अखिलेश यादव से दूर होते जा रहे हैं। जहां तक ओम प्रकाश राजभर का सवाल है, उनकी पार्टी चाहे छोटी हो, लेकिन पूर्वांचल में उनका खासा असर है। बिना सत्ता के, बिना सरकार के पार्टी चलाना उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए ओम प्रकाश राजभर धीरे धीरे बीजेपी की दिशा में बढ़ रहे हैं। वो तो उनके कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि अखिलेश की सरकार बन जाएगी और इसी चक्कर में अखिलेश के साथ चले गए, वरना ओम प्रकाश राजभर तो पहले भी बीजेपी के साथ थे। योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वो फिर बीजेपी के साथ चले जाएं तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा। कई राज्यों में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। विपक्षी कैंडिडेट यशवंत सिन्हा के बजाय द्रौपदी मुर्मू को कांग्रेस के विधायकों ने वोट दिया। असम में कांग्रेस के सहयोगी एआईयूडीएफ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कम से कम 20 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। एआईयूडीएफ के एमएलए करीमुद्दीन बरभुइया ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस के विधायकों ने विपक्षी उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के एमएलए ने फिर धोखा दिया। कैसे इंटैक्ट रहेगा? कांग्रेस सब हिसाब लेके घूम रहा है। हमारा कंस्टिट्यूएंसी में इतना आदिवासी वोट है, इतना टी गार्डन वोट है, इसको क्या इंडिकेट करता है? और कल जो मीटिंग हुआ इधर कांग्रेस का, एक भी कांग्रेस का वोटर नहीं था, कोई एमएलए नहीं था, 2-3 एमएलए था, बाकी सारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था। सब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लोग असेंबली में मीटिंग करने की क्या जरूरत था? अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए एमएलए लोगों को लेके ही मीटिंग करना चाहिए था। तो ये एकदम क्लियर है कि कांग्रेस क्रॉस वोट कर रहा है, पक्का है। इट में बी 20+। मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के बोल रहा हूँ, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप लोग देख लीजिएगा क्या रिजल्ट है। जसवंत सिन्हा जी पहले से हम लोगों के टच में है और कुलकर्णी जी हम लोगों के टच में, दोनों तीनों हम सब मिलके पूरा प्लानिंग में है। हमारा तो कोई सवाल ही नहीं। आप लोग देख लीजिएगा ना, मेरा बातों का यकीन मत कीजिए, अभी रिजल्ट का दिन देख लीजिएगा, 20+ होगा ही होगा। एग्जैक्टली मैंने राज्यसभा में क्या बोला था, बाद में रिपन बोरा खुद कैंडिडेट लीक कांग्रेस क्यों छोड़ा था? पब्लिक तो देख रहा है सब। मैं जो राज्यसभा इलेक्शन में बोला था, हॉर्स ट्रेडिंग किया नहीं, अस्तबुल ट्रेडिंग किया, 6, 7, 8 होगा, 8, 9, 10 भी होगा, हुआ था कि नहीं? हुआ था। और आज भी बोल रहा हूँ 20+ वोट बीजेपी कैंडिडेट को कांग्रेस वाला करेगा, ये पक्का है। सबसे इंटरेस्टिंग बात उड़ीसा में दिखाई दी। बीजू जनता दल एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की हैं। इसीलिए नवीन पटनायक ने द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करने का फैसला किया। आज कांग्रेस के विधायकों की अंतरात्मा भी जागी। कांग्रेस के मुस्लिम विधायक मोहम्मद मुकीम ने भी द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाला और खुलकर कहा कि पार्टी ने यशवंत सिन्हा को वोट देने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने अपने दिल की बात सुनी और द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। कांग्रेस का विधायक हूं, लेकिन जब बात आई मिट्टी का कि एक उड़िया हिसाब से उड़ीसा से पहले बार एक महिला फिर आदिवासी भारत के संविधान के सर्वोच्च पद के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं, तो मैंने सोचा इस मिट्टी के लिए मेरा भी कुछ कर्तव्य है कि व्यक्तिगत रूप से मेरी वोट द्रौपदी मुर्मू को जाना चाहिए। तो इसलिए मैं द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। हाईकमान की निष्पत्ति थी, बट उस निष्पत्ति के ऊपर मेरा दिल का ये भारी पड़ा और ये ज़्यादा बोला कि आपको मिट्टी के लिए कुछ करना है। ये सोच के मैंने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया। इसमें कोई हुईप तो नहीं था। तो हर विधायक को, हर सांसद को अपने सोच के समझ के काम करना चाहिए और ये मैं अपना सोच के किया हूँ। पार्टी के फोरम में पार्टी का बात करूंगा। कांग्रेस के लिए बुरी खबर सिर्फ असम और ओडिशा से ही नहीं आई। मेघालय और तेलंगाना में भी कांग्रेस के कुछ विधायकों के वोट यशवंत सिन्हा को नहीं मिले। मेघालय और गुजरात में शरद पवार की पार्टी के विधायकों ने भी एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट किया। और हैरानी की बात यह कि तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव जोर शोर से यशवंत सिन्हा को सपोर्ट कर रहे थे,
लेकिन खबर है कि उनकी पार्टी के 2 एमपीज ने भी द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। कुल मिलाकर प्रेसिडेंट के चुनाव में विरोधी दलों की एकता पूरी तरह से बिखर गई। शरद पवार, केसीआर, ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की सारी कोशिशें बेकार गई। हालांकि यह सही है कि लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पूरे जोर शोर से यशवंत सिन्हा के साथ खड़ी दिखाई दी, लेकिन चुनाव के दौरान तेजस्वी के बयानों पर विवाद हो गया। आज तेजस्वी यादव से पूछा गया कि आप तो हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, यशवंत सिन्हा की जीत हो नहीं सकती, तो तेजस्वी ने कहा नतीजा जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस बात का संतोष रहेगा कि जब जब सब बीजेपी के सामने झुकते दिखाई दिए तब आरजेडी ने मैदान नहीं छोड़ा, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी। हार जीत तो चलता रहता है, एक हारेंगे एक जीतेंगे, लेकिन लोग याद तो रखेंगे कि आज जब देश का माहौल जहां नफरत परोसा जा रहा है, जहर परोसा जा रहा है, जहां संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लोगों की आज़ादी खतरे में है, आज इतिहास कभी उठा के देखा जाएगा तो हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग लोकतंत्र बचाने में थे, हम लोग संविधान की रक्षा कर रहे थे, लोगों की हर अभिव्यक्ति आज़ादी के पक्ष में थे। तो लोग है, ये तो चलता रहता, ये तो विचार की लड़ाई है ना। आप देखिए ना, जब पर्चा भरा जा रहा था तो मुर्मू जी ने क्यों नहीं अपने हाथों से दिया, यानी कहीं ना कहीं से नॉमिनेशन के टाइम में दबा दिया गया। तो ये आशंका तो मन में आएगी ना, एक परसेप्शन बनेगा ना कि भाई जब राष्ट्रपति भी बन जाएंगी तो सरकार के दबाव में रहेंगी, लेकिन वैसा राष्ट्रपति नहीं चाहिए हमें राष्ट्रपति वो चाहिए जो संविधान की रक्षा कर सके, लोकतंत्र को बचा सके। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उसमें जेएमएम जो है हम लोगों का साथ देगी। तेजस्वी यादव जो बात देश की जनता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात उनकी अपनी पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आई। द्रौपदी मुर्मू को रबर स्टैंप बताने के सवाल पर आरजेडी के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी ने ऐतराज जताया। उन्होंने कहा राष्ट्रपति को रबर स्टैंप कहना पद की गरिमा को गिराने जैसा है। यशवंत सिन्हा भी विपक्ष की पहली पसंद नहीं थे। जब 2 लोगों ने उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया तब मजबूरी में यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया। हमारा संविधान जो है, उस संविधान में जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि वो फिगर हेड है। ये भी कहा गया है कि जैसे इंग्लैंड में राजा या रानी होते हैं, उनको जिस तरह से एक प्रतीक के रूप में वो माना गया है, उसी तरह से हमारे यहाँ राष्ट्रपति को भी माना गया है। बार बार जो है जसवंत जी जो कह रहे हैं रबर स्टाम्प, वो हम बहुत अच्छे सेंस में हम उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। और उनको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो मैंने पहले कंसीडर वाले उम्मीदवार नहीं है, 3 लोग जो है खारिज कर चुके प्रपोजल, उसके बाद उनको मिला है। इसलिए इस तरह का बार बार कहना हमको उस पद की मैंने लगता है कि जैसे गरिमा को थोड़ा वो धूमिल हो रहा है। राष्ट्रपति के चुनाव की वोटिंग ने आज एक बार फिर साबित कर दिया कि चुनाव कोई भी हो, पंचायत का हो या राष्ट्रपति का, नरेंद्र मोदी पूरी शिद्दत से लड़ते हैं, जीतने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। और वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ते, विपक्ष को धूल चटाने के लिए पूरी शक्ति लगा देते हैं। पहले तो मोदी ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू को कैंडिडेट बनाया, एक आदिवासी महिला को अवसर दिया। नतीजा यह हुआ कि उद्धव ठाकरे हो या हेमंत सोरेन हो, बड़े बड़े नेता मोदी के घोर विरोधी होते हुए भी उनकी ट्राइबल उम्मीदवार को सपोर्ट करने के लिए मजबूर हो गए। यशवंत सिन्हा तो ममता बनर्जी की पार्टी में है, लेकिन सामने आदिवासी परिवार के उम्मीदवार को देखकर ममता बनर्जी भी यशवंत सिन्हा के लिए जोर शोर से सपोर्ट करने का साहस नहीं जुटा पाई। कांग्रेस अपने आप को प्रमुख विरोधी दल कहती है, लेकिन उसका साथ देने वाली पार्टियां भी द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी का विरोध करने से कतराने लगी। जहां जहां जिस की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ट्राइबल वोटर्स हैं, उसको द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करना पड़ा, विरोध करना मुश्किल हो गया। नतीजा यह हुआ कि असम में क्रॉस वोटिंग हुई, तेलंगाना में क्रॉस वोटिंग हुई, झारखंड में कांग्रेस की सहयोगी दल जेएमएम ने एनडीए को सपोर्ट किया।
अब इसका असर आने वाली राजनीति पर क्या होगा, ये जल्दी नजर आएगा। नरेंद्र मोदी ने यह तो दिखा दिया कि फिलहाल विपक्षी एकता नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस को अभी भी यह बात समझ में नहीं आई। वो नरेंद्र मोदी की रणनीति को समझ नहीं पाए, क्योंकि कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी मोदी को चुनौती देने का फैसला किया, मार्गरेट अल्वा को मैदान में उतारा। हालांकि मार्गरेट अल्वा ने अभी नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है, लेकिन आज एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने पर्चा भर दिया। जगदीप धनखड़ के नॉमिनेशन में प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह समेत 30 एमपीज ने सिग्नेचर किए। नॉमिनेशन के बाद जगदीप धनखड़ ने कहा, सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनेंगे। किसान के घर में पैदा हुआ, तात्कालिक हालात देखे, पढ़ने के लिए 6ठी क्लास में 6 किलोमीटर पैदल जाना, स्कॉलरशिप के माध्यम से आगे की पढ़ाई करना, भारत के लोकतंत्र के लिए ये एक मेजर माइलस्टोन मानता हूं कि साधारण किसान का बेटा आज नॉमिनेशन कर आया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री का कृतज्ञ हूं, लीडरशिप का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने मुझे यह सुअवसर दिया। मेरी पृष्ठभूमि को देखते हुए मेरा निरंतर प्रयास रहेगा कि भारतीय तांत्रिक व्यवस्था का, प्रजातांत्रिक मूल्यों का बढ़ोतरी हो। यह मेरा प्रयास रहेगा। मेरे पास शब्द नहीं है व्यक्त करने के लिए। सपने में भी यह नहीं सोचा था कि एक साधारण व्यक्ति को इस प्रकार का सुअवसर मिलेगा। वहीं विपक्षी दलों की ज्वाइंट कैंडिडेट मार्गरेट अल्वा कल उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरेंगी। अल्वा ने कहा कि हार जीत से ज्यादा अहम है मुकाबला करना। I know it's a difficult battle, but in politics, winning and losing is not the issue. The issue is fighting the battle. कौन सा मुकाबला? आपके सामने एनडीए के जो उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़, उनके साथ अपने मुकाबले को आप कैसे देखते हैं? नॉमिनेशन भरने के बाद सब देंगे। कल नॉमिनेशन भरेंगे, उनकी जो कैंपेन है उसका तो मैं मुकाबला करूंगी। मैं तो किसी से डरने वाली नहीं हूं। अगर 5 नॉमिनेटेड मेंबर भी धनखड़ को वोट देते हैं तो यह फिगर 399 तक पहुंच जाती है। कई सारे ऐसे दल हैं जो राज्यसभा में एनडीए में नहीं है, लेकिन वो एनडीए के उम्मीदवार को वोट देंगे, इसकी उम्मीद की जा रही है। इसीलिए मार्गरेट अल्वा कह रही हैं कि जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन मुकाबला जरूर करेंगी। लोकतंत्र में मुकाबला होना भी चाहिए, यह स्वस्थ परंपरा है, अच्छी बात है। लेकिन संवैधानिक पदों पर फैसला आम सहमति से हो तो बेहतर होता है। मुकाबला करने के लिए पार्लियामेंट है, वहां मुकाबला रोज दिखाई देता है। आज मॉनसून सेशन शुरू हुआ और पहले ही दिन शोर हुआ, हंगामा हुआ। दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। असल में विरोधी दलों के सांसदों ने महंगाई, जीएसटी और अग्निपथ स्कीम जैसे तमाम मुद्दों पर एडजर्नमेंट मोशन दे रखे थे। विरोधी दलों के सदस्य सारी कार्रवाई रोककर पहले इन मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग करने लगे। जब शोरगुल बंद नहीं हुआ तो दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। सुबह से हम लोग बार ये गुहार लगाता रहे कि अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 19 जुलाई 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती। विरोधी दल आज पूरी तैयारी के साथ आए थे। सरकार को भी हंगामे की आशंका थी, इसीलिए आज जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में पहुंचे तो उन्होंने कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि बारिश के बाद भी न दिल्ली में गर्मी कम हुई है और लगता है कि वही संसद में दिखने वाला है। हालांकि मोदी ने साफ साफ कहा था कि सरकार हर मुद्दे पर बहस करने को तैयार है। सरकार की आलोचना हो, सुझाव दिए जाएं, लेकिन हंगामे में वक्त बर्बाद न हो तो देश का भला होगा। हम हमेशा सदन को
संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, आलोचना भी हो, बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारीकियों से विश्लेषण हो, ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान हो सके। मैं सभी आदरणीय सांसदों से यही आग्रह करूंगा कि गहन चिंतन, गहन चर्चा, उत्तम चर्चा और सदन को हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बना सके, सदन को जितना ज्यादा फ्रूटफुल बना सके, उस लिए सबका सहयोग हो और सबके प्रयास से ही लोकतंत्र चलता है। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष बताता हूं। विरोधी दलों ने प्रधानमंत्री की बात के बारे में क्या कहा, हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ और कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित भी हुई। और इसके बाद विरोधी दलों के नेताओं ने कहा कि सरकार सिर्फ कहती है, चर्चा करती नहीं, इसलिए अगर हंगामा हो रहा है तो ये सरकार की वजह से हो रहा है। ये हंगामा नहीं है, देश की पुकार लेकर हम लोग आए। हम लोगों ने पहले भी जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, उसमें सरेआम कहा गया कि हम लोग महंगाई पे चर्चा चाहते हैं, हम लोग अग्निपथ पे चर्चा चाहते हैं, ये जो रुपया लगातार गिर रहा है उस पे चर्चा चाहते हैं, बेरोजगारी पे चर्चा चाहते हैं। और सबसे पहले हम लोग अभी महंगाई पे, और अभी खासकर जो चावल, दूध, दही, चीनी, हर चीज़ों पे आपने जीएसटी लगा दिया है, आपने उन चीज़ों पे आघात किया है जो गरीब से गरीब व्यक्ति खाता है, तो हम उसकी चर्चा चाहते हैं। अगर सत्ता पक्ष ये चाहती ही नहीं है, जिस तरह से उन्होंने कई सारे फरमान पहले ही जारी कर दिए, तो बेहतर है कि हमारे मुंह में टेप लगा दें। सारे एमपीज जानते हैं कि संसद चर्चा के लिए है, नारेबाजी के लिए नहीं। लेकिन नारेबाजी होती है। सबकी जानकारी में कि चर्चा के लिए नियम बने हैं, शोर शराबे से कुछ नहीं होता, लेकिन कोई नियमों की परवाह नहीं करता, शोर शराबा होता है। पार्लियामेंट में किस विषय पर चर्चा होगी, इसके लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, जिसमें सभी पार्टियों के मेंबर होते हैं, सबकी सहमति से एजेंडा तय होता है। लेकिन पहले ही दिन यह एजेंडा गायब हो जाता है। पार्लियामेंट की 1 मिनट की प्रोसीडिंग पर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा आता है। और अगर दिन भर के लिए कार्रवाई स्थगित होती है तो सोचिए जनता का कितना पैसा बर्बाद होता है। लेकिन हमेशा जो भी दल विपक्ष में होते हैं वो सरकार पर इल्जाम लगाते हैं। सरकारी पक्ष के बारे में ये कह देते कि जब वो विरोधी दल में थे तो वो भी इसी तरह हंगामा करते थे, उनकी वजह से हाउस एडजर्न होता था। मुझे लगता है कि अब ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बंद होना चाहिए। पार्लियामेंट में हंगामा होने के बजाय बहस होनी चाहिए। सभी एमपीज को ध्यान रखना चाहिए कि संसद की कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट जनता देखती है और सब समझती है। अब मैं आपको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बताता हूं, जहां पर उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम नहीं हो रही। उद्धव की कुर्सी चली गई और अब एकनाथ शिंदे ने पार्टी पर दावा ठोक दिया है। और मुश्किल यह है कि विधायकों के बाद अब पार्टी के एमपीज भी उद्धव का साथ छोड़कर जाने लगे हैं। आज शिवसेना में एक साथ कई डेवलपमेंट हुए। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना की नई कार्यकारिणी बना दी, पार्टी के सांसदों के साथ मीटिंग की, जिसमें शिवसेना के 12 एमपीज एकनाथ शिंदे के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। शाम को उद्धव ठाकरे ने पार्टी के बड़े नेता रामदास कदम और आनंद राव को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन इन दोनों लोगों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उनके साथ हैं। उन्होंने कोई पार्टी विरोधी काम नहीं किया है, वो तो सिर्फ उद्धव ठाकरे को सही बात बता रहे थे और शिवसेना को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। पहले दिन से ही हम बोल रहे हैं कि हम शिवसेना में ही हैं, शिवसेना ही बढ़ा रहे हैं, वंदनीय बाला साहब का विचार बढ़ा रहे हैं, ये शिंदे साहब बोल रहे हैं, उनका समर्थन हम कर रहे हैं। लेकिन समर्थन किया जा रहा है आपकी तरफ से, एक बात तो सच है, लेकिन पोस्टर पर उद्धव ठाकरे की फोटो तस्वीर नहीं है, क्या कहेंगे?
शिंदे साहब ने पहले दिन से बोला है कि हम बाला साहब की और आनंद दिघे साहब की शिवसेना आगे लेके जा रहे हैं। जो वंदनीय बाला साहब का एक विचार था हिंदुत्व का, वो हम आगे बढ़ा रहे हैं और उसका समर्थन हमने 50 आमदार लोगों ने किया है। जो बैनर है उसके ऊपर धनुष्य बाण है वो हमको लेना है, पार्टी लेना है, ऐसा कुछ भी डिस्कशन शिंदे साहब ने किसके साथ भी नहीं किया है। शिंदे साहब के नेतृत्व में जो उठाव हो गया है उसका समर्थन हमने किया है। दावा किया जा रहा है कि कल शिवसेना के 12 सांसद बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं और इसके बाद वो स्पीकर से भी मिल सकते हैं। इस डेवलपमेंट से शिवसेना परेशान है, इसीलिए संजय राउत और अरविंद सावंत ने दिल्ली में मोर्चा संभाल लिया है। संजय राउत ने कहा कि जो लोग शिवसेना की कार्यकारिणी का गठन कर रहे हैं, जो शिव सैनिक होने का दावा कर रहे हैं, ये सब जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। असल में लोगों को मेंबरशिप जाने का डर सता रहा है, इसीलिए इस तरह के दांव चले जा रहे हैं। इसका कोई फायदा नहीं होगा। सेना से टूटे हुए लोग हैं, उनका जो गुट है उसने एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी बना ली शिवसेना की। हम लोग यहां बैठकर हंस रहे थे, महाराष्ट्र की जनता भी हंस रही है, मजा ले रही है, चुटकी ले रही है। और हमारी जो कार्यकारिणी है बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई हुई, उनको बर्खास्त कर दिया। ये पार्टी बाला साहब ठाकरे जी की, ये शिवसेना रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सब कुछ हो। आप लोग टूटकर बाहर चले गए, आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है। 20 तारीख से सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने आपकी सुनवाई होने जा रही है कि आप एमएलए रहेंगे, विधायक रहेंगे, नहीं रहेंगे, आपका गुट क्वालिफाइड होएगा या नहीं होगा, और आप हमको बर्खास्त कर रहे हो। ये तो जैसे टीवी पे जो प्रोग्राम चलता है ना, कॉमेडी एक्सप्रेस सीजन 1 सीजन 2, सीजन 1 मुंबई में चल रहा है कॉमेडी एक्सप्रेस, और सीजन 2 अब दिल्ली में चल रहा है राष्ट्रीय कार्यकारिणी वाला। ये सब अपनी चमड़ी बचाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए चल रहा है, क्योंकि उनके पास जो विधायक है वो बहुत ही डिस्टर्ब है, क्योंकि उनकी विधायक ही चली जाने वाली, ये सबको मालूम है। हम सभी को कार्यकारिणी ने जो लिया है वो पार्टी ने लिया है, जो शिवसेना है। आप कहाँ के शिवसेना बन गए हो? ठीक है, आपका एक अलग गुट हो सकता है, अब बाहर निकले, आप अपने गुट की राजनीति कर लीजिए, शिवसेना से पंगा। कि उद्धव ठाकरे को भी पता है कि अगर बड़ी संख्या में सांसद स्पीकर से मिलकर अलग गुट बनाने की मांग करेंगे तो उन्हें मुश्किल होगी। इसीलिए आज देर शाम उद्धव गुट के नेता विनायक राउत ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा कि संसद में शिवसेना के ग्रुप लीडर और चीफ विप की नियुक्ति उद्धव ठाकरे ने की है। ऐसे में अगर आपके पास कोई नेता या सांसद आकर खुद को पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर बताता है, किसी को पार्टी का चीफ विप बनाने की सिफारिश करता है, तो उस पर यकीन मत करिए। किसी भी दावे पर फैसला लेने से पहले दूसरे पक्ष को अपनी बात कहने का मौका दीजिए। एक तरफ स्पीकर को लिखी चिट्ठी से शिवसेना का डर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन कैमरे के सामने उद्धव गुट के नेता कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि जो लोग शिवसेना की कार्यकारिणी बना रहे हैं उन्हें मंत्रिमंडल का गठन करना चाहिए, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि उन लोगों को मालूम है कुर्सी जाने वाली है, ये सरकार नहीं चलेगी। अब तक ये लोग अपना कैबिनेट नहीं बना पा रहे हैं। आज 16 दिन हो गए शपथ लेकर, लेकिन ये डर से, ये जो डर उनके मन में है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, क्या हम टिक पाएंगे नहीं, उस डर से ये सरकार जो बनी है दोनों की, वासु सपना एक दूसरे के लिए, हाँ, ये लोग अब तक अपनी कैबिनेट नहीं बना पा रहे हैं। और जो 16 लोगों के बारे में जो पिटीशन है उसमें से एक ने भी शपथ ली तो पूरी तरह से वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक हो जाएगी। ये सरकार नहीं चलेगी, ये सरकार नहीं चलेगी। और जो शिवसेना का नाम लेकर जो अपना दुकान चला रहे हैं ना, ये उनकी दुकान भी बंद हो जाएगी। असली शिवसेना जो है हमेशा बाला साहब ठाकरे जी, जहां ठाकरे वहां शिवसेना। इस मामले में कांग्रेस और एनसीपी भी शिवसेना के साथ है। ये बात अलग है कि आज ही अजीत पवार, छगन भुजबल, जयंत पाटिल समेत एनसीपी के नेताओं ने एकनाथ शिंदे से मिलकर उन्हें बधाई दी। जिन इलाकों में बाढ़ के हालात हैं वहां तेजी से मदद पहुंचाने की मांग की। और इसके बाद जयंत पाटिल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सारी स्थिति साफ हो जाएगी और जो लोग शिवसेना छोड़कर गए हैं उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, क्योंकि अदालत तो कानून के हिसाब से फैसला करेगी। जिन लोगों ने विप के खिलाफ वोटिंग किया है उन सारे लोगों ने
हमारे जो डिस्क्वालिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसको उन्होंने निर्णयात्मक घोषित कर। हम समझते हैं कि विधानसभा के विधायक अध्यक्ष जो है उनके सामने अभी अध्यक्ष तो उनके ही चुन के आए हैं और वो आए हैं उनको चुन के, वो भी इन लोगों का सपोर्ट लेके आए हैं। तो ये केस उनके सामने चलाने से कोई मतलब नहीं है, ये केस भी सुप्रीम कोर्ट में ही होनी चाहिए और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में रमन्ना साहब अगर इसके ऊपर विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि वहीं इसका निर्णय हो सकता है। कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने भी कहा कि शिंदे की सरकार चलेगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही एकनाथ शिंदे की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। गैर जिम्मेदारी के आधार पर, असंवैधानिक आधार पर राज्यपाल महोदय ने ये सरकार बनाई है। स्पीकर का चुनाव हो, मुख्यमंत्री का वोट हो, यह असंवैधानिक लेवल पे ये सब चीज़ें हुई है और इनको डर पैदा हो चुका है कि कल कोर्ट ने अगर डिसीजन, क्योंकि आखिरी ये सब पॉलिटिकल व्यवस्था में ये कर सकते, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था को बचाने का काम न्याय व्यवस्था का है और हमें अपने सर्वोच्च न्यायालय के हमारे जो सर न्यायाधीश है उनके ऊपर पूरा विश्वास है कि ये संवैधानिक व्यवस्था का निश्चित रूप से उसका सुरक्षा वो करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट बयानों के आधार पर फैसला नहीं देता, अदालत में कानून देखा जाता है, सबूत देखे जाते हैं। तो इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 44 से ज्यादा विधायक हैं। यह बात भी सच है कि ज्यादातर एमपीज एकनाथ शिंदे के साथ हैं। ठाणे, नवी मुंबई, रत्नागिरी, बदलापुर, तमाम जगहों के शिवसेना के करीब करीब सारे पार्षदों ने एकनाथ शिंदे को सपोर्ट कर दिया है। तो जिसके साथ पार्टी के ज्यादातर नेता होंगे, ज्यादातर एमएलएज होंगे, ज्यादातर एमपीज होंगे, पार्टी का चुनाव निशान और झंडा भी उसी का होगा। इसीलिए संजय राउत कुछ भी कहें, हकीकत यह है कि अगर उद्धव ठाकरे अभी भी न संभले तो पार्टी हाथ से निकल जाएगी। उनकी उम्मीद तो सिर्फ इस बात पर टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट से शायद ऐसा कोई फैसला आ जाए। उनकी उम्मीद इस बात पर टिकी कि शायद किसी दिन उनके एमएलएज, उनके एमपीज वापस आ जाएं, लेकिन ऐसा होगा यह मुश्किल लगता है। आज महाराष्ट्र से एक और बुरी खबर आई। महाराष्ट्र में हिजाब के विवाद को हवा देने की कोशिश की जा रही है। असल में कल नीट का एग्जाम था। वासिम जिले के एक कॉलेज में कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर एग्जाम देने पहुंची। एडमिनिस्ट्रेशन ने हिजाब पहनकर एग्जाम में अपेयर होने की परमिशन नहीं दी। बस इसी बात को मुद्दा बना दिया गया, काफी हंगामा हुआ। सिर्फ 5 स्टूडेंट्स हिजाब पहनकर एग्जाम देने पहुंची थी। कॉलेज प्रशासन ने उन्हें कहा कि नियमों के मुताबिक हिजाब पहनकर आप एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं जा सकती। 5 ने हिजाब के बिना एग्जाम दिया और जब एग्जाम खत्म हुआ तो हंगामा किया। कॉलेज प्रशासन के ऊपर स्टूडेंट्स के साथ बदसलूकी के इल्जाम लगाए गए। उन्होंने मतलब बाहर से ही हमको वापस कर दिया, पहले अंदर ले लिया, फिर बोला कि अब हिजाब और बुर्खा उतार के आओ। तो फिर हम बोले उनको कि मतलब 1 घंटा पहले आए तो अलाउ है, आप चेक कीजिए पूरा और हमें अंदर जाने दीजिए। तो उन्होंने हमसे बहुत बहस की, उसके बाद जाने भी नहीं दिया अंदर। फिर हमको बाहर भेजा और हमको बाहर रोड पर बुर्खा भी उतारने लगाया और हिजाब भी उतारने लगाया। उसके बाद हम जब वापस अंदर गए तो वो सर का भी बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं था, मतलब बहुत डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे उन्होंने। स्टूडेंट्स के परिवार आज पुलिस के पास पहुंच गए, शिकायत दर्ज कराई। इल्जाम यह लगाया कि कॉलेज के प्रशासन ने स्टूडेंट्स को रोड पर हिजाब उतारने को कहा, यह ठीक नहीं था, इसीलिए पुलिस में शिकायत की गई। बच्ची वापस आई कि भाई हमारे को जो हिजाब के साथ अलाउ नहीं कर रहे, बच्ची को वहीं हिजाब निकालने लगा है। हिजाब निकालने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। सड़क पर पान टपरी के पास, चाय टपरी के पास ही वो हिजाब निकाले। फिर इस बाबत हमने जो दोबारा बच्ची को भेजा, स्कार भी निकालने लगा दिए। इसके विषय में हमने पुलिस में कंप्लेंट की। वहाँ जो इंचार्ज जो थे उन्होंने कंप्लेंट नहीं ली। फिर हमने जो सारथी मैडम से जो आए थे उनसे संपर्क किया। उन्होंने जो गोटे कॉलेज पर होने की बात बताई, वहीं हमने जाकर कंप्लेंट दिया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ नियम का सवाल था। कॉलेज प्रशासन कह रहा था कि हम तो सिर्फ नियम का पालन कर रहे हैं
और नेता इस बात को जानते हैं कि नियम तो ये हैं, लेकिन फिर भी इसे एक बड़ा इशू बनाने की कोशिश की। जयंत पाटिल 1 महीने पहले तक महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे, लेकिन आज जयंत पाटिल ने कहा नियम तो ठीक है, लेकिन धार्मिक भावनाओं का ख्याल भी रखा जाना चाहिए। ये बहुत गंभीर घटना है और उनको उनकी जो प्राइवेसी है या उनके जो कम्युनिटी के फीलिंग हर्ट जो हो रहे हैं वो गलत है, वो होना नहीं चाहिए था। और वो जो महिला छात्र है उनको ऐसी ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं थी। अब उनके भावनाओं का भी सम्मान रखने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। इस घटना का पूरा फायदा उठाया अबू आजमी ने। उन्होंने कहा कि जहां भी बीजेपी की सरकार बनती है वहां हिंदू मुस्लिम का विवाद खड़ा कर दिया जाता है। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है, अब मुसलमान और बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश में जहां जहां बीजेपी है वहां वहां बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। फंडामेंटल राइट है मेरा, मैं अपने मजहब पे चल सकता हूं, लेकिन ये बार बार जो हो रहा है अच्छी बात नहीं है। राजस्थान में वहां पे बुरके में बच्ची जा सकती हैं नीट के एग्जाम में, इस तरह से भी उनको गवर्नमेंट ने परमिशन दिया हुआ है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? और परमिशन मिलना चाहिए उनको। और मैं बता, जिस तरह दुनिया चलती है वैसे ही भारतवर्ष चलेगा या भारतवर्ष में कोई अलग ही निजाम चलने वाला है? हाँ, जहां आपको शक होता है, आप उनको एग्जाम में बैठने के पहले, बिल्डिंग में घुसने के पहले, अस्पताल में जाने के पहले आप एक कैबिन बनाइए और आपको लगता है कि इस बुरके के अंदर कोई गलत काम कर सकता है, कोई छुपा के ला रहा है, ठीक है, आप एक लेडी बैठाइए वहां पर, उनको आराम से जैसे चाहिए उसको चेक कर लीजिए आप। अब जब सिख भाई जाते हैं पगड़ी पहन के, तो आप उनको चेक करते, पगड़ी उतरवाते हैं क्या उनकी? यानी मुसलमानों के साथ इस तरह से जुल्म ज्यादती जो की जा रही है, मैं समझता हूँ ये पानी सर से ऊंचा हो रहा है। ये बिल्कुल इसको नोट सरकार को करना चाहिए और इसको बंद करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इन सारे सवालों का जवाब दिया और बड़े साफ साफ लफ्जों में दिया। फडणवीस ने कहा अब अदालत भी कह चुकी है कि स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म में आना होगा और अगर कोई कोर्ट के आदेश को नहीं मानता तो ये गैर कानूनी है। या संदर्भात माननीय न्यायालयाने इस मामले को लेकर माननीय कोर्ट ने साफ निर्देश दे रखे हैं, जिसमें हिजाब की नहीं बल्कि स्कूल यूनिफॉर्म को महत्व दिया है। इसलिए अगर कोई भी कोर्ट के निर्देश का उल्लंघन करता है तो वो गुनाह है। कोणी करू नये, न्यायालयाच्या आदेशाचं उल्लंघन करणं हा गुन्हा ठरतो। महाराष्ट्र में 2 मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज के बाहर हिजाब उतारकर एग्जाम में अपीयर होने को कहा गया तो हंगामा खड़ा कर दिया गया। मामला पुलिस के पास पहुंच गया, सियासत होने लगी। लेकिन राजस्थान में नीट का एग्जाम देने पहुंचे स्टूडेंट्स के साथ क्या व्यवहार हुआ, नाना पटेलों को, अबू आजमी को बयान देने से पहले यह भी देख लेना चाहिए था। राजस्थान के कोटा में भी कुछ मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर एग्जाम देने पहुंची। एग्जाम सेंटर के बाहर चेकिंग के लिए तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें बताया कि हिजाब पहनकर एग्जाम नहीं दिया जा सकता। मुस्लिम स्टूडेंट्स ने हिजाब उतारने से इनकार कर दिया तो कॉलेज प्रशासन ने उन्हें हिजाब पहनकर अंदर जाने की इजाजत दे दी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि कोटा के इसी सेंटर पर जो स्टूडेंट्स फुल स्लीव की शर्ट पहनकर आए थे, उनकी शर्ट की बांह पुलिस ने काट दी। कुछ हिंदू स्टूडेंट्स के हाथ में रक्षा धागा का लावा बंधा हुआ था तो पुलिस वाले उसे भी कैंची से काटते दिखाई दिए। सबके साथ नियमों को लेकर पूरी सख्ती दिखाई जा रही थी, लेकिन 4 मुस्लिम स्टूडेंट्स को हिजाब पहनकर एग्जाम सेंटर में जाने की इजाजत दे दी गई। बच्चे सब तरह के आ रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़े मोमडन समाज के 4-5 बच्चे आई हैं जो हिजाब कैरी करती हैं। उसमें थोड़ी समस्या आई है। प्रिंसिपल साहब ने उनसे फिर लिखित में लेटर लेके कि कोई भी दिक्कत आती है तो आपकी जिम्मेदारी होगी, इस तरह से लिख के लेटर दे दीजिए, और चेकिंग करके अलाउ किया गया है। जब अलाउ कर दिया गया, हिंदू संगठनों को पता चला कि मुस्लिम स्टूडेंट्स को हिजाब पहनकर एग्जाम सेंटर में एंट्री दी जा रही है, लेकिन हिंदू छात्रों के हाथों पर बंधा कलावा भी काटा जा रहा है, उनकी शर्ट की स्लीव्स काटी जा रही हैं, तो विरोध हुआ। बजरंग दल ने कोटा के कलेक्टर से एग्जाम इंचार्ज के खिलाफ एक्शन की मांग की। मुस्लिम युवतियां, मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर परीक्षा देने की अनुमति दी गई।
जबकि हिंदू छात्र छात्राओं की पूरी आस्तीन की उन्होंने कमीज पहनी हुई थी या कुर्ता पहना हुआ था तो वो उनकी आस्तीनें काट दी गई। उनके कुंडल, बक्कल और कई प्रकार के उन्होंने आभूषण पहने हुए थे, सबको उतरवा कर और बाहर रखवा दिया गया। ये मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते ऐसा सब कुछ हो रहा है। कानून सबके लिए बराबर होने चाहिए, प्रवेश परीक्षा के जो नियम है वो सबके लिए बराबर होने चाहिए। ऐसा भेदभावपूर्ण रवैया हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। नीट एग्जाम की जो गाइडलाइंस हैं उन्हें साफ लिखा है कि किसी भी स्टूडेंट को फुल स्लीव के कपड़े पहनकर नहीं आने दिया जाए। स्टूडेंट को इयररिंग्स, घड़ी और कलावा पहनकर आने की भी इजाजत नहीं है। पुलिस ने स्टूडेंट की घड़ियां, इयररिंग्स, कलावा सब उतरवा लिए और जब मुस्लिम स्टूडेंट को हिजाब के साथ एग्जाम देने की परमिशन दी तो लोगों ने हंगामा शुरू किया और ये लोग कह रहे थे कि ये डबल स्टैंडर्ड्स है, ये ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में लोकल बॉडीज के इलेक्शन हुए, नतीजे आए तो सिचुएशन काफी इंटरेस्टिंग हो गई। बीजेपी जश्न मना रही है और कांग्रेस भी जश्न मना रही है। बीजेपी इसलिए सेलिब्रेट कर रही है क्योंकि नगर निगम की जिन 11 सीटों के रिजल्ट आए उनमें से 7 सीटें बीजेपी ने जीती हैं और कांग्रेस इसलिए खुश है क्योंकि पिछले चुनाव में जिस कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं थी उसे इस बार 11 सीटों में से 3 सीटें मिली हैं। ग्वालियर, जबलपुर और छिंदवाड़ा, इन तीनों सीटों पर कांग्रेस का मेयर बनेगा और कांग्रेस के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि ग्वालियर की सीट जहां 58 साल से बीजेपी का कब्जा था वो उनके हाथ आ गई है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस के दावे झूठे हैं। सिर्फ एक जगह कांग्रेस का मेयर बनेगा, उस सीट पर भी कम वोटिंग के कारण बीजेपी को नुकसान हुआ। जहां कांग्रेस अपना जीती हुई 2 जगह 3 जगह बता रही है वहां बहुमत भाजपा का है। और आप जीत और जश्न के सोचिए कि 86 नगर पंचायतों के परिणाम आए, ठीक है, उसमें से 64 में भारतीय जनता पार्टी जीती है और 8 में कुल कांग्रेस जीती है, बाकी में निर्दलीय है, वो हमारी बनेंगी। पर निगम तो आपके पास है। 64 जहां तक नगरपालिका का सवाल है, 36 नगरपालिकाओं के परिणाम आए, 27 में भारतीय जनता पार्टी जीती है और 4 में कुल कांग्रेस जीती है। जश्न इस बात का है। और जहां नगर निगम है वहां 2 नगर निगमों में बहुमत भारतीय जनता पार्टी को आया, कांग्रेस को नहीं आया है। कम मतदान की वजह से चूक हो गई है एक जगह, सुधारेंगे। अच्छा, चूक फिर ये भी हुई है, ग्वालियर में गढ़ माना जाता था आपका 58 साल से, कम मतदान की वजह से है। और इसके बाद भी आप अगर कोई बिंदु देंगे तो हम जरूर चिंतन करेंगे, मंथन। गुटबाजी तो नहीं दी कहीं से? नहीं, सवाल ही नहीं होता। क्योंकि छिंदवाड़ा की सीट कांग्रेस ने जीती है, ग्वालियर की सीट पर भी कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है, इसलिए कमलनाथ खुश होंगे, वाजिब है। आज कमलनाथ ने कहा बीजेपी तो हार पर भी जश्न मनाती है, लेकिन ये तो पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है कि बदलाव की हवा चलने लगी है और कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। बीजेपी तो हर चीज में जश्न मनाती है जी। बच्चा होता है किसी के यहाँ ना, मिठाई बांटते हैं बीजेपी। जी जी सर, एक सवाल और है, सिंधिया को लेके आए थे बिल्कुल कि टाइगर है, ग्वालियर चंबल सिंध में जीतेगा, वहां भी हार हो गई है, कैसे देखेगी इसे कांग्रेस? देखिए, ये 21 साल बाद जबलपुर जीते, ठीक है, 57 साल बाद 58 साल बाद 58 साल बाद ग्वालियर जीते। हाँ। हमारे भिंड बात करिए गोविंद सिंह जी से, हाँ। हम पूरा साफ 0। हाँ। नहीं, सिंधिया का जादू नहीं चला क्या वहाँ? अब बीजेपी तो सोच के गई थी। सिंधिया के पास कौन सा जादू था? ओवैसी की एंट्री जो हुई है, कैसे देखते हैं ओवैसी की? चार बीजेपी की मदद करने के लिए एंट्री करे, प्रवेश करे। बीजेपी के बी टीम अपने आप जीतने के लिए नहीं आता, वो तो बीजेपी के लिए जिताने आते हैं। क्योंकि ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस छोड़कर आए थे, इसलिए उनको लेकर कांग्रेस के लीडर सबसे ज्यादा ट्वीट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अटैक ज्योतिराज सिंधिया पर हो रहा है, लेकिन सिंधिया ने कहा कि बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, जहां थोड़ी बहुत कमी रह गई उसे सुधारा जाएगा। मैं प्रदेश की जनता को दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में इतना बड़ी जीत इन सभी निकाय के चुनाव में हम लोग ने हासिल की है। 11 में से 7 प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी जीती है। जरूर 1-2 जगह कमी आई हैं, उन कमियों को भी हम लोग आने वाले समय में सुधारेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। लेकिन बेल्ट है ग्वालियर, वहाँ पर हार हुई है, उसको जरूर इस पर हम लोगों को विश्लेषण करना होगा और जो भी कमियां हैं उनको हम लोग सुदृढ़ करेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है।
जिस बात ने नेताओं को सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये थी कि मध्य प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने खाता खोल लिया। ओवैसी की पार्टी के 4 निगम पार्षद जीते। कई जगह ओवैसी की पार्टी की वजह से कांग्रेस का उम्मीदवार हार भी गया। बुरहानपुर में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के कैंडिडेट को 10,000 वोट मिले और कांग्रेस की उम्मीदवार सिर्फ 554 वोट से बीजेपी कैंडिडेट से हार गई। इसलिए कांग्रेस के ज्यादातर नेता ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मध्य प्रदेश में सियासी सफर का आगाज हो चुका है। यह हमने और आपकी दुआओं से, आपकी सरपरस्ती से और ख़ास तौर से हमारे बुजुर्गों की सरपरस्ती से, हमारी माँ और बहनों की ओट और उनकी दुआओं की और हमारे जियाले नौजवानों के जज्बात और उनकी बेनफ्स होकर मोहब्बत और उनकी मेहनत आज रंग लाई है। हमने एक छोटा सा कदम उठाया है और इंशाअल्लाह ताला मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजबूत होगी और भी हम सियासी कामयाबी हासिल करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत का पूरा क्रेडिट शिवराज सिंह चौहान को दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री रहते हुए भी शिवराज सिंह चौहान गांव-गांव घूमते हैं, संगठन से जुड़े रहते हैं। शिवराज सिंह चौहान इतने साल से मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश में इतने साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने कभी एंटी इनकम्बेंसी लहर पैदा नहीं होने दी। चाहे लोकल बॉडीज हों, चाहे पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो, बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है तो शिवराज चौहान को इसका क्रेडिट मिलता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता। आज के जमाने में युद्ध के तरीके बदल गए हैं, इसलिए भारत को भी वक्त के हिसाब से बदलना है। डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदलाव करने पड़ेंगे। आज इंडियन नेवी और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सेमिनार में मोदी ने सवाल उठाया कि आखिर हम कब तक दूसरे देशों के हथियारों पर निर्भर रहेंगे, आखिर कब तक हम विदेशों हथियार खरीदकर अपनी रक्षा करते रहेंगे। मोदी ने कहा आज दुश्मन सामने दिखाई नहीं देता, वो अदृश्य है, इसलिए देश को 21वीं सदी के न दिखने वाले दुश्मन से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे भी व्यापक हो गए हैं और युद्ध के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। पहले हम सिर्फ लैंड, सी और स्काई तक ही अपने डिफेंस की कल्पना करते थे। अब ये दायरा स्पेस यानी अंतरिक्ष की तरफ बढ़ रहा है, साइबर स्पेस की तरफ बढ़ रहा है, आर्थिक और सामाजिक स्पेस की तरफ बढ़ रहा है। आज हर प्रकार की व्यवस्था को वेपन में कन्वर्ट किया जा रहा है। अगर रेयर अर्थ होगी उसको वेपन में कन्वर्ट करो, क्रूड ऑयल है वेपन में कन्वर्ट करो, यानी पूरा विश्व का नजरिया, तौर तरीके बदल रहे हैं। अब सामने सामने की लड़ाई से अधिक लड़ाई अदृश्य हो रही है। मोदी ने कमान संभाली है, उस दिन से वो डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दे रहे हैं। इसीलिए भारत में विकसित ब्रह्मोस मिसाइल हो या फिर तेजस फाइटर जेट हो, अब ये हम दुनिया के कई मुल्कों को सप्लाई करने लगे हैं। ये भारत के गर्व की बात है, लेकिन ये सही बात है कि आने वाले जमाने में युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाएगा, उसके लिए नई तकनीक, नई रणनीति की जरूरत होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।